मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो आइए मोशन इन अ प्लेन क्या है इसे समझते हैं। प्लेन को हम लोग हिंदी में समतल कहते हैं। जिस सरफेस पर आप चल रहे हैं, जिस सरफेस पर आप अपने बाइक को चला रहे हैं, जिस सरफेस पर चींटियां रेंग रही हैं, वो सरफेस वो प्लेन कहलाता है। उसी को हम लोग कहते हैं प्लेन। अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन पर मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल किसी प्लेन पर मूव कर रहा है, तो किसी समय इसका पोजीशन क्या है और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में इसका पोजीशन क्या है और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसे बताने के लिए हम लोगों को टू कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होती है। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई भी हो सकते हैं, एक्स जेड भी हो सकता है और वाई जेड भी हो सकता है। तो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए टू कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होती है। ऐसे मोशन को कहा जाता है मोशन इन अ प्लेन। इसे हम लोग टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं या कर्वीलिनियर मोशन भी कहते हैं। टू डायमेंशनल इसलिए कहा जाता है कि इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए टू कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। कर्वीलिनियर इसलिए कहा जाता है कि ये पार्टिकल कर्व पाथ पर मूव कर रही है। तो मोशन इन अ प्लेन, या इसे आप टू डायमेंशनल मोशन या कर्वीलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। इफ ओनली टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी, देन इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन, या इसका दूसरा नाम मोशन इन अ प्लेन भी है। और इसका तीसरा नाम कर्वीलिनियर मोशन भी है, कर्वीलिनियर मोशन। तो आप देख रहे हैं कि क्यों मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, इसे कर्वीलिनियर मोशन भी कहते हैं और इसे मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं। ये एक बड़ा चैप्टर है। इसे आसान बनाने के लिए 4 छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड किया गया है। इसके पहले टॉपिक का नाम है द वेक्टर्स, दूसरे टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, तीसरे टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन और चौथे टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। अगर आपसे यह कहा जाए कि एक पार्टिकल 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट की है ईस्ट डायरेक्शन में, किसी पार्टिकल ने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है इस डायरेक्शन में, तो ये जो आप देख रहे हैं 10 मीटर, ये 10 मीटर ये मैग्नीट्यूड के नाम से जाना जाता है। और आपने जो ईस्ट कहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन कहलाता है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। क्या बोला मैंने? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर्स के नाम से जाना जाता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ऐसे क्वांटिटीज को वेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन फॉर इट्स प्रॉपर स्पेसिफिकेशन आर कॉल्ड स्केलर्स। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ फॉर इट्स प्रॉपर स्पेसिफिकेशन आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो आप देखिए यहां पे डिफाइन कर दिया गया है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन for its proper specification are called scalars. Scalars के एग्जांपल में है डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, मास, एरिया,
डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वर्क, ये सारे के सारे स्केलर्स हैं। इन्हें स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ फॉर इट्स प्रॉपर स्पेसिफिकेशन आर कॉल्ड वेक्टर्स। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सभी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब आप किसी सेल के दोनों टर्मिनल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं तो ऐसा कर देने पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के पास एक डायरेक्शन है। अगर आपने यहां पर एक एमीटर लगा दिया तो कितना करंट पास कर रहा है ये आप मेजर कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का दोनों चीज मालूम है। मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी मालूम है और डायरेक्शन भी मालूम है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फिर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर, तो आपका जवाब होगा वेक्टर। लेकिन रियल में इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो इससे ये पता चला कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर ही होगा। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं होता है बल्कि स्केलर होता है। जैसे प्रेशर। प्रेशर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो स्केलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके बाद भी स्केलर है। तो इन सारी बातों की स्टडी से ये पता चला कि सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन सी बात हो जिससे ये पता चल जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर होगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर होने के लिए कंडीशन ये है कि इट मस्ट फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा तो वेक्टर होगा, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है रिमार्क 1 में, ओनली नोइंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉलिंग अ फिजिकल क्वांटिटी एज वेक्टर। फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी वेक्टर इट मस्ट फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। इसे वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना जरूरी होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बात को आपने कितना समझा है, उसे एक क्वेश्चन के जरिए और क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इज मोर करेक्ट। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है फोर्स इज वेक्टर, सो इट फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। दूसरा है फोर्स फॉलोइंग वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा, सो इट इज वेक्टर। फोर्स, पहला में फोर्स इज वेक्टर सो इट फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा, और दूसरा है फोर्स फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा सो इट इज वेक्टर। कौन ज्यादा करेक्ट है? तो ऑब्वियस है कि ये स्टेटमेंट बी ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि पहले फोर्स को देखा गया है कि ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, तभी ये इसे वेक्टर के कैटेगरी में डाला गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि बार बार एक टर्म आ रहा है वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा है क्या?
तो वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन, वेक्टर क्वांटिटी के सब्ट्रैक्शन, वेक्टर क्वांटिटी के रिजोल्यूशन और वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स हैं। वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन एंड मल्टीप्लिकेशन करने के कुछ रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स को कहा जाता है वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। ये एडिशन के क्या रूल है, सब्ट्रैक्शन के क्या रूल है, रिजोल्यूशन के क्या रूल है और मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल है, ये हम लोग आपको आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग वेक्टर्स के कुछ बेसिक्स बातों को लर्न कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले जो बेसिक्स बात है उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर्स को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, ये जानेंगे। तो किसी भी वेक्टर्स को एक एरो हेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। एक वेक्टर को एरो हेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एरो का डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा और एरो हेड लाइन का लेंथ वेक्टर का लेंथ बताएगा। एरो हेड लाइन का टेल, एरो हेड लाइन जहां से स्टार्ट होता है वो टेल ऑफ वेक्टर कहलाता है और जहां पर एरो हेड लाइन खत्म होता है वो हेड ऑफ वेक्टर कहलाता है। लिखा हुआ है अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड लाइन। द डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड लेंथ ऑफ एरो हेड लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैंने बताया कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरो हेड लाइन इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर, whereas टर्मिनेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर। वेक्टर को AB, जैसे ये AB है तो उस पर एक एरो डाल दिया गया है, तो वेक्टर को उसके ऊपर एक एरो डाल करके लिखा जाता है, इसे पढ़ते हैं वेक्टर AB। उसी तरह से अगर A होगा तो A पर एरो डाल देंगे, इसे पढ़ेंगे वेक्टर A। अगर हम लोग यहां पर वेक्टर AB लिया और उस पर दोनों इस तरह का साइन ले दिया तो ये मॉडुलस कहलाता है और मॉडुलस लेने पर वेक्टर साइन हट जाता है, तो इसे सिर्फ AB लिखेंगे और इसे पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB। उसी तरह से ये A है, A के दोनों तरफ ये साइन डाल दिया है, ये मॉडुलस कहलाता है। इसके अगर मॉडुलस ले लेंगे तो वेक्टर साइन हट जाएगा, तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर A कहलाएगा। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक वेक्टर है और ये आपके पास दूसरा वेक्टर है, तो आप देखेंगे कि ये दो अलग अलग वेक्टर से दोनों का लेंथ अलग अलग है। मैंने बताया था कि एरो हेड लाइन का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसका लेंथ कम है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका लेंथ ज्यादा है मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब A इज लेस देन B। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और बातों को सीखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अगला बात हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अपने पास टोटल 13 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहले वेक्टर को जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के नाम से जाना जाता है। नाम से ही पता है कि अगर जीरो है तो मतलब इसका वैल्यू जीरो होगा, नल या जीरो एक ही बात हुआ। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसमें सिर्फ डायरेक्शन हो, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। एक ऐसा वेक्टर जिसमें के सिर्फ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड नहीं हो। अ वेक्टर दैट हैज नो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जीरो वेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट रेस्ट। ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल रेस्ट में है, तो इसके वेलोसिटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो वेक्टर कहलाएगा। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब v का वैल्यू कांस्टेंट है, v का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। अगर v चेंज नहीं करेगा तो a का वैल्यू जीरो होता है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन वेक्टर ये जीरो हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आइए आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। तो अभी आपने देख लिया कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन होता है।
जीरो वेक्टर हैज नो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ओनली। जीरो वेक्टर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। जीरो वेक्टर हैव नो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ओनली। जीरो वेक्टर्स के पास सिर्फ डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटरमिनेट। सपोज कीजिए कि ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, ये डायरेक्शन पता लगाना संभव नहीं है। तो इसलिए क्या है, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटरमिनेट। तीसरा है इफ अ वेक्टर इज एडेड टू जीरो वेक्टर और इट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ जीरो वेक्टर, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है a, इसके साथ आप जीरो वेक्टर ऐड करें या इससे आप जीरो वेक्टर सबट्रैक्ट कर लें, वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब वेक्टर वही रह जाता है। तो ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर कहा जाता है। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो है वो आपको जीरो वेक्टर आ जाएगा। जैसे वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटीज है, इसे आप जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जीरो वेक्टर का। पहला प्रॉपर्टीज, जीरो वेक्टर हैज नो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ओनली। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटरमिनेट। तीसरा, if a vector is added to zero vector or it is subtracted from zero vector, vector remains unchanged. चौथा है if a physical quantity is multiplied by zero vector, the result becomes zero. आइए, ये वेक्टर का पहला टाइप था। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। जब भी किसी भी चीज के बारे में कहा जाए यूनिट, तो यूनिट के मतलब होता है 1। यूनिट वेक्टर अगर कहा जाए तो मतलब हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जैसे मान लिया जाए कि एक फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, मॉडुलस आप ले लें 1 आ जाए। वेलोसिटी एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 हो, ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में आइए थोड़ा और जानकारी हासिल करते हैं। आप देख रहे हैं ये वेक्टर a है और ये इसका मॉडुलस है। किसी भी वेक्टर को यदि उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए, ये वेक्टर a, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर a है। किसी भी वेक्टर को यदि उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए तो एक वेक्टर मिलता है जिसे a कैप से लिखा जाता है और इसे पढ़ा जाता है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a। वेक्टर a को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। यूनिट वेक्टर पर कैप डाल दिया जाता है, कैप जब भी रहे तो इसका मतलब हुआ यूनिट वेक्टर। तो ये है यूनिट वेक्टर अलोंग a। इसी तरह से एक वेक्टर p है, इसके मॉडुलस से इसको डिवाइड कर दिया गया है तो p कैप मिल जाएगा और p कैप को कहा जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर p। यहां पर देख रहे हैं a क्रॉस b लिखा हुआ है और यहां पर मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b है। a क्रॉस b को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया गया है। अगर किसी a और b एक वेक्टर है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट को इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट वेक्टर मिलता है, इसे n कैप कहा जाता है। यह है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a क्रॉस b। मतलब किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो उसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलेगा। ये a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, इससे भी यूनिट वेक्टर मिलेगा। ये यूनिट वेक्टर है अलोंग वेक्टर a प्लस बी। तो किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देने पर उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलता है और उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। उस यूनिट वेक्टर को नॉर्मली कैप डाल दिया जाता है। जैसे a कैप लिखा मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a, p कैप लिखा मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर p, q कैप लिखा मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर q। तो ये था आपको यूनिट वेक्टर। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। डायग्राम में दिख रहा है ये आई कैप है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे आई कैप से लिखा जाता है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे जे कैप से, और z एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे k कैप से लिखा जाएगा। तो i कैप के मतलब होगा यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस,
जे कैप के मतलब होगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप के मतलब होगा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये आप देख रहे हैं, ये फिक्स कर दिया गया है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप से लिखना है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप से लिखना है और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप से लिखना है। ये एक कॉन्वेंशन है, मतलब ये एक परंपरा बन गई है और इस कॉन्वेंशन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है लाइक वेक्टर्स। लाइक दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, मान लिया जाए कि ये एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का दोनों वेक्टर डायरेक्शन में सेम है, सिर्फ डायरेक्शन सेम हो जाए तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है लाइक वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। इसके बाद आप देखेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स के लिए दो कंडीशन है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। सिर्फ डायरेक्शन सेम होगा तो इसको कहा जाएगा लाइक वेक्टर्स, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाएगा इक्वल वेक्टर। ये दो वेक्टर्स डायग्राम में दिखाया गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर ये ए है ये बी है तो इस बी को भी आप ए से लिख सकते हैं। इक्वल वेक्टर्स में क्या हो जाएगा, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। इसके बाद आ जाएंगे छठा है जिसका नाम है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। देख रहे हैं दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर ये ए होगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, अगर ये माइनस ए होगा तो ये ए हो जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव में होगा तो दूसरा निगेटिव में होगा। तो दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो निगेटिव वेक्टर्स कहलाता है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड निगेटिव वेक्टर्स। दोनों में से एक को पॉजिटिव से लिखेंगे और दूसरे को निगेटिव से। सेवेंथ नंबर में है को इनिशियल वेक्टर्स। इनिशियल के मतलब होता है स्टार्ट करना, वो वेक्टर्स दो या अधिक वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक पॉइंट है, एक वेक्टर इधर जा रहा 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 है, सभी वेक्टर्स का टेल सेम है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो टू और मोर वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स starting from one initial point या same point are called co-initial vector। ये सारे के सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम लोग को-इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। इसी से मिलता जुलता हुआ को-लीनियर वेक्टर्स। इसका मतलब हुआ कि अगर सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन पर हों, मान लिया जाए कि एक वेक्टर है ए, वो इस लाइन पर है, दूसरा वेक्टर है बी, आइए फिर से देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक लाइन है, अब यहां पर एक वेक्टर आपने ले लिया है ए, एक वेक्टर आपने ले लिया है बी, एक वेक्टर आपने ले लिया है सी। ये सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन पर हैं। अगर एक ही लाइन पर नहीं है तो मान लिया जाए कि ऐसे हों, ये पी है, ये आपको क्यू है, एक लाइन पर नहीं है लेकिन एक दिए हुए लाइन के पैरेलल है। तो दो या अधिक वेक्टर्स जो एक ही लाइन पर हो या एक दिए हुए लाइन के पैरेलल हो तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है को-लीनियर वेक्टर्स। Two or more vectors lying on same line or parallel to a given line are called collinear vectors। यहां पर डायग्राम में दिखाया गया ए, बी और सी, ये कोलिनियर है। कोलिनियर होने के लिए सिर्फ पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिर्फ पैरेलल है, मतलब एक ही लाइन पर है, तो इसे कोलिनियर वेक्टर्स के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद है को-प्लेनर वेक्टर्स। नाम से जाहिर है कि सारे के सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन पर होंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपने ये एक प्लेन ड्रॉ किया है और इस प्लेन पर आपने बहुत सारे वेक्टर्स ले रखे हैं। ये है एक वेक्टर ए, ये है दूसरा वेक्टर बी, ये है तीसरा वेक्टर सी। ये सारे के सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन पर हैं। तो दो या अधिक वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है को-प्लेनर वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स
lying on same plane or parallel to a given plane are called coplanar vectors. तो आपने देख लिया, अभी तक मैंने 9 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो टर्म है उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। नाम से पता चल रहा है ये किसी पॉइंट के पोजीशन को बताता है, मतलब किसी पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए जो वेक्टर्स इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। सपोज कीजिए कि ये O ओरिजिन है और P एक पॉइंट है, तो ओरिजिन और पॉइंट को मिलाने वाला लाइन यही पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इफ O be the origin and P is a point, then OP is equal to P is called position vector of point P with respect to origin O। ये वेक्टर पॉइंट P के पोजीशन को बता रहा है, मतलब पोजीशन वेक्टर हमेशा एक पॉइंट को बताता है। तो इफ O be the origin and P is a point, then OP is equal to P is called position vector of point P with respect to origin O। यहां से O से लेकर के P तक है, ये आपको OP कहलाएगा, ये पोजीशन वेक्टर है। ये OQ है तो इसे OQ लिख देंगे, ये पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर होगा और ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा। बात समझ गए? ओरिजिन और पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ये किसी पॉइंट के पोजीशन को बताता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि आपने किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस कर दिया है, मान लिया जाए कि एक पार्टिकल पॉइंट Q पर था, यह एक पार्टिकल पॉइंट P पर था और आपने इसे डिस्प्लेस करके पॉइंट Q पर पहुंचा दिया है, तो ये P इनिशियल पॉइंट है और Q फाइनल पॉइंट है। आपने यहां से यहां ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो जब किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराया जाता है तो इस डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। इस वेक्टर को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन दिस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय अ वेक्टर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, जहां से आपने डिस्प्लेस करना शुरू किया वो इनिशियल पॉइंट, जहां तक डिस्प्लेस किया वो फाइनल पॉइंट है। तो यहां पर P से Q तक डिस्प्लेस किया तो ये PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OQ है और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP है, तो PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP हो जाएगा। P से Q तक को D से दर्शाया गया है, OQ जो कि Q से है और OP जो कि P से है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये फॉर्मूला हो गया कि D इज इक्वल टू Q माइनस P। आइए नेक्स्ट आते हैं, अगला जो हेडिंग है उसका नाम है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वर्ड बना है एक्सिस से, मतलब वो वेक्टर जो हमेशा एक एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा, वो वेक्टर जो हमेशा एक एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है एक्सियल वेक्टर। अ वेक्टर which is always directed towards an axis is called axial vector। एक्सियल वेक्टर का संबंध रोटेशन से है, मतलब जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही होगी या किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही होगी तो इससे संबंधित एक वेक्टर होगा और वो वेक्टर एक्सियल वेक्टर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा एक एक्सिस की तरफ होगा। तो एक्सियल वेक्टर इज एसोसिएटेड विद रोटेशन and its direction reverses at sense of rotation reverses। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रही है, इस पार्टिकल का रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका जो एक्सियल वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स एक्सिस की तरफ है। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो इसका डायरेक्शन, जैसे ये देख लीजिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। मतलब किसी एक डायरेक्शन में रहने पर, अगर एक तरफ है तो दूसरे डायरेक्शन में रहने पर उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है।
क्लॉकवाइज रहने पर अगर ये अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज होने पर ये डाउनवर्ड्स हो जाएगा, क्लॉकवाइज होने पर ये डाउनवर्ड्स है तो एंटी क्लॉकवाइज होने पर ये अपवर्ड हो जाएगा। इसके एग्जांपल में है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी। ये सारे के सारे वेक्टर्स हमेशा एक एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होते हैं और वो एक्सिस उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन पर वेक्टर मूव कर रहे हैं। उसके बाद है पोलर वेक्टर। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक पॉइंट है और ये एक वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है। ये जिस लाइन पर वेक्टर काम कर रहा है वो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है। वेक्टर जिस लाइन पर हो वो उसका लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा और जिस डायरेक्शन में काम करे वो उसका डायरेक्शन कहलाएगा। तो अगर किसी वेक्टर्स का डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन दोनों सेम हो जाए तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है पोलर वेक्टर। अ वेक्टर हुज डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन रिमेन्स सेम इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। एग्जाम्पल में मोमेंटम है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ये सारे के सारे वेक्टर्स पोलर वेक्टर हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको बता दिया कि स्केलर्स क्या है, वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है।